बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर में मैं ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2014 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन को कंटिन्यू करके एमसीक्यूज नंबर 31 से लेके एमसीक्यूज नंबर 40 तक सॉल्व करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2014 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन के एमसीक्यूज नंबर 31 ये कहता है कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 64 विल बी 4 ऑप्शन आर गिवन। किसी भी दो नंबर का आप ज्योमेट्रिक मीन किस तरह फाइंड आउट करेंगे विद इन सेकंड। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ए और बी हमारे पास दो नंबर है जिसके दरमियान हम ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर दे। अब ए हमारे पास 4 है मल्टीप्लाई बाई बी, बी क्या है जैसे 64 और होल अंडर द रूट। अब 4 पे अलग अंडर रूट लो, मल्टीप्लाई बाई 64 पे अलग अंडर रूट लो। सो अंडर रूट 4 2 के बराबर है और अंडर रूट 64 8 के बराबर है। सो मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट 16 आएगा। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन किस चीज़ के बराबर आ गया 16 के। से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। अभी तो दो नंबर के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अगर आपको 2 3 4 5 6 इस तरह नंबर है तो फिर उसका आप ज्योमेट्रिक मीन किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला ये है कि बस जितने नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे n नंबर से। मिसाल के तौर पर जितने नंबर है n उसका पावर 1 ओवर n ले लो। लेट सपोज यहाँ पे 3 नंबर है तो आप 3 नंबर को मल्टीप्लाई करो। लेट सपोज 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 ये 3 नंबर है, इसका ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। इनको मल्टीप्लाई करो पावर में 1 ओवर 3 ले लो, मतलब जितने नंबर है उससे डिवाइड करो। अगर 4 हो तो मतलब लेट सपोज 3 मल्टीप्लाई 4 6 इस तरह से 4 नंबर दिए तो पावर में 1 ओवर 4 लो। तो ये आपके पास क्या आएगा ज्योमेट्रिक मीन आएगा। अब दो नंबर के लिए अगर आपको ये दिया गया हो ए बी तो दो नंबर है, तो दो नंबर क्या क्या है 4 एंड 64। इसको मल्टीप्लाई करो पावर में क्या ले लो 1 ओवर n था फार्मूला है तो n में 2 पुट करो क्योंकि 2 नंबर है। सो 1 ओवर 2 का मतलब अंडर द रूट। सो अंडर रूट में ये बन जाएगा 4 इंटू 64 और फिर इस तरह सिंप्लीफाई को रिजल्ट क्या आएगा 16 आएगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 32 ये कहता है कि इफ ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड अल्फा बीटा गेमा आर इट्स इंक्लूडेड एंगल देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc ये किस चीज़ के बराबर होगा। तो इसमें हम ऑब्लिक ट्राइंगल की बात करते हैं। ऑब्लिक ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री के बराबर ना हो, तो इसको हम ऑब्लिक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं और कहते हैं। लेट्स सपोज दिस इज एन ऑब्लिक ट्राइंगल। यहाँ पे हमारे पास अल्फा एंगल है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे क्या है गेमा है। तो अल्फा को जो अपोजिट साइड होता है ना ये अपोजिट साइड, इसको हम ए का नाम देते हैं। बीटा को जो अपोजिट साइड होते हैं उसको बी का नाम देते हैं। गेमा को जो अपोजिट साइड होता है इसको हम सी का नाम देते हैं। सही है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि ए बी सी हमारे पास इसके साइड्स के लेंथ हो गया और अल्फा बीटा इसके एंटीरियर एंगल हो गए। सही है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc किस चीज़ के बराबर होगा। तो इसमें ऑप्शन में खास गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोसाइन ला हमने कोसाइन ले के फार्मूले की बात करनी है। कोसाइन ला, तो कोसाइन ला के 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला ये है कि ए स्क्वायर ये बराबर होता है जो साइड रह गए उसका स्क्वायर ले लो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर माइनस होता है 2 टाइम आप इन दो साइड्स को मल्टीप्लाई करो बी सी। फिर इसको जो अपोजिट एंगल होता है ए को अपोजिट एंगल अल्फा है तो काज ऑफ अल्फा होता है, ये पहला फार्मूला। फिर ए की जगह बी ले लो तो दो साइड रह गए ना उसको यहाँ पे लिख लो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर माइनस 2 टाइम आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ए सी और काज ऑफ बी को अपोजिट एंगल क्या होता है बीटा होता है, ये दूसरा फार्मूला। तीसरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर रह गया तो अपोजिट साइड क्या क्या है ए स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 टाइम आप ये दो मल्टीप्लाई करो ए बी और काज के साथ क्या ले लो सी को जो अपोजिट एंगल है। सी को अपोजिट एंगल क्या है गेमा है। सही, ये अपोजिट एंगल गेमा। ये 3 फार्मूले हो गए। अब हमने वीडियो इसकी बतानी है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है, और डिवाइडेड बाई 2bc। तो इसमें 3 फार्मूले में इसके साथ ही मैच करता है। इसको अगर रीअरेंज किया जाए ना ए स्क्वायर कोई सी साइड पे शिफ्ट करे माइनस बन जाएगा। सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपनी जगह पे ए स्क्वायर अगर राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस ए स्क्वायर बनेगा और माइनस 2bc का तो अल्फा को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो तो पॉजिटिव बन जाएगा 2bc काज ऑफ अल्फा। ये आ गया। अब हमने यहाँ पे एंगल नहीं है तो एंगल को अलहदा करो, काज ऑफ अल्फा को अलहदा करो, 2bc को इसी साइड पे शिफ्ट करो तो ये क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2bc रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू काज ऑफ अल्फा। सही है, तो ये हमारे पास आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc हमारे पास काज अल्फा के बराबर आ गया। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। यहाँ पर बी सी है ना तो अपोजिट साइड एक रहता है ए, तो ए का अपोजिट एंगल क्या होगा अल्फा। अगर यहाँ पे ए सी मिसाल के तौर पर गिवन हो
तो कौन सा साइड बच गया, बी बच गया ना, तो फिर इसी केस में क्या होगा, कॉज ऑफ बीटा होगा। और इस तरह ये डिफरेंट टाइप के शक्ल में आ सकता है, इस तरह के एमसीक्यूज। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी बनता है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि इंटीग्रेशन की चैप्टर से आ चुका है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यूज है कि इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर के एक्स डी एक्स किस चीज़ के बराबर होगा। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमने इंटीग्रल निकालना है कोसिकेंट स्क्वायर के एक्स और टी एक्स का, सही है, इसका निकालना है। अब याद रखें कि डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन कोटेंजेंट एक्स ये बराबर होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सही है, ये याद रखें। कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव इस चीज़ के बराबर होता है। अब अगर यहाँ पे x की जगह हम के एक्स करें, क्या करें, के एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट के एक्स क्या होगा, दिस विल बी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को के एक्स से रिप्लेस करो, यहाँ पे भी के एक्स, यहाँ पे के एक्स, ये आ गया। अब ये तो डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे इनर फंक्शन के एक्स, यहाँ पर इनर फंक्शन एक्स था, तो इसका अगर डेरिवेटिव एक्स के साथ दिया जाए तो यहाँ पर 1 होता है, इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे के एक्स का भी डेरिवेटिव लेंगे एक्स के साथ, तो इसका डेरिवेटिव अगर एक्स के साथ लिया जाए तो एक्स के साथ कैंसिल के रह जाएगा, सही है। तो इसका होल डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर के एक्स टी एक्स, ये आ गया, सही है। अब इस तरह करते हैं कि इसी के को इसी साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये -1 ओवर के हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तो जब इसी साइड पे आएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा माइनस के साथ। सो -1 ओवर के डी बाई डी एक्स अपनी जगह पे, सही है। और कोटेंजेंट के एक्स अपनी जगह पे, कोटेंजेंट के एक्स अपनी जगह पे, डी बाई डी एक्स अपनी जगह पे, इस तरह कोसिकेंट स्क्वायर एक्स रह गया राइट साइड पे, कोसिकेंट स्क्वायर के एक्स रह गया, के एक्स। अब हमने इंटीग्रल कोसिकेंट स्क्वायर के एक्स डी एक्स मालूम करना है, सही है। तो इस तरह करते हैं कि दोनों साइड पे इंटीग्रल डी एक्स लेते हैं, तो इसी साइड पे भी इंटीग्रल डी एक्स लेते हैं और इसी साइड पे भी। सो -1 ओवर के कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड लिखेंगे और यहाँ पे इंटीग्रल ले लो, डी बाई डी एक्स अपनी जगह पे, कोटेंजेंट के एक्स अपनी जगह पे। याद रखें कि इंटीग्रल लिया तो आप डी एक्स भी लेंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट प्रोसेस है, अकेला ये नहीं ले सकते आप। सो इंटीग्रल के साथ आप डी एक्स भी लोगे। राइट साइड पे भी इंटीग्रल ले लो, कोसिकेंट स्क्वायर के एक्स और डी एक्स भी ले लो। डी एक्स इंटीग्रल हो गया यहाँ पे भी डी एक्स इंटीग्रल, बाकी सेम है। तो यहाँ पर इंटीग्रल और डेरिवेटिव अपोजिट प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, यहाँ पे भी इंटीग्रल ये तो कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ पर ये डेरिवेटिव भी है इसलिए मैंने कैंसिल किया, यहाँ पर सिंपल डी एक्स है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स, इसलिए इसको मैंने कैंसिल कर दिया। ये आप कैंसिल नहीं कर सकते, पर गलत होगा, सही है। तो इंटीग्रल कोसिकेंट स्क्वायर के एक्स डी एक्स किस चीज़ के बराबर आ गया, यहाँ पर -1 ओवर के इंटू कोटेंजेंट एक्स जस्ट बच गया। सो माइनस कोटेंजेंट के एक्स बाई के हमारा क्या होगा, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड आंसर। सो इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर के एक्स टी एक्स हमारे पास इसके बराबर आ गया माइनस कोटेंजेंट के एक्स बाई के, या फिर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। इसने तो बहुत टाइम कंज्यूम किया। अगर आप इस तरह का कोई एमसीक्यू आ जाए तो फिर इसको आप किस तरह सॉल्व करोगे, तो इसका सिंपल फार्मूला है इंटीग्रल का। अगर कोई इक्वेशन इस तरह का एमसीक्यू आ गया तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करो, जिसने गिवन इंटीग्रल में जो फंक्शन है वो दे दिया, वो हमारा आंसर होगा। अब माइनस कोटेंजेंट एस माइनस अपनी जगह पे कोटेंजेंट के इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस डेरिवेटिव, सो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर के एक्स होगा। अब इनर फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले लो एक्स के साथ, सो के रह जाएगा और नीचे के कांस्टेंट है, नीचे आ जाएगा। सो के साथ कैंसिल, माइनस इंटू माइनस से प्लस कोसिकेंट स्क्वायर के एक्स आ गया। तो ये सिंपल विद इन सेकंड हो गया। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने बढ़ते ही भी इंटीग्रेशन से आ चुका है। इंटीग्रल ऑफ कॉस हाइपरबोलिक क्या होगा, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि कॉस और साइन का आपको पता है इसका रिलेशन सेम है, तो पहले ऑप्शन को उठाओ, किस क्या है ऑप्शन में, साइन ऑफ हाइपरबोलिक के एक्स बाई के है, सही है। अब साइन हाइपरबोलिक के इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, सो कॉस हाइपरबोलिक के एक्स हो जाएगा, सही है। अब इनर फंक्शन के एक्स का भी डेरिवेटिव ले लो, तो इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ क्या आएगा, दैट विल बी जस्ट के, और नीचे के कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे। सो के साथ कैंसिल, मेरे पास क्या रह गया, कॉस हाइपरबोलिक के एक्स। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस है। तो आपने डिफरेंशिएशन लिया तो इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल लिया तो डिफरेंशिएशन आएगा, सही है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, आप लिखो कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक के एक्स किस चीज़ के बराबर है, कॉस हाइपरबोलिक के एक्स के। लेकिन यहाँ पे इनर फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव के आएगा, सही है, के आएगा। अब हमने कॉस हाइपरबोलिक के एक्स डी एक्स का क्या लेना है, इंटीग्रल लेना है, तो के कोई सी साइड पे शिफ्ट करो, सो 1 ओवर के, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक के एक्स हो, हाइपरबोलिक मैंने छोड़ दिया तो हाइपरबोलिक के एक्स हो, साइन हाइपरबोलिक के एक्स, के इसी साइड पे आ गया, डी बाई डी एक्स अपनी जगह पे, 1 ओवर के को बाहर करो, कांस्टेंट है, सही है।
सो 1 के बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन कॉस हाइपरबोलिक राइट साइड पे, सही है, कॉस हाइपरबोलिक के एक्स। अब इस पर इंटीग्रल लेनी है, सो इंटीग्रल भी ले लो डी एक्स के साथ, यहाँ पे भी इंटीग्रल ले लो डी एक्स के साथ। सो यहाँ पर डी बाई डी एक्स इंटीग्रल कैंसिल होगा, साइन नहीं कैंसिल होगा, सही है। डी बाई डी एक्स और इंटीग्रल एक दूसरे का अपोजिट है, साइन इज नहीं कैंसिल होगा, साइन हाइपरबोलिक के एक्स विल कम डाउन एज इट इज़, और यहाँ पे के और राइट साइड पे इंटीग्रल काज हाइपरबोलिक के एक्स डी एक्स हो। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आ गया, काज हाइपरबोलिक के एक्स किस चीज़ के बराबर, साइन हाइपरबोलिक के एक्स वाई के, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते, इस सर्कल से आ चुका है, ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब रेडियस निकालना है सर्कल का, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 6 2। सो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 1 and 2। तो ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 6 2। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एक्स पे और वाई पे कितने 2। सो ये 6 होगा, ये 2, ये 6 2 इससे पास हो रहा है। द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट इसी पॉइंट से पास हो रहा है, एंड 2 ऑफ हुज डायमीटर आर x + y = 6 एंड x + 2y = 4। लीनियर सिस्टम हमें दे रखा है कि ये दो हमारे पास डायमीटर है, x + y = 6 और दूसरा है x + 2y = 4। तो इसका हम कॉमन पॉइंट निकालेंगे, वो भी हमारे पास सर्कल पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो फिर इन दोनों के दरमियान हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, दैट विल बी रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करो इस लीनियर सिस्टम को। सो यहाँ से x = 6 - y हो जाएगा, x = 6 - y, y राइट साइड पे गया, सो x = 6 - y, और अब इस इक्वेशन में पुट करो। सो x की जगह ये पुट करो, सो 6 - y + 2y अपनी जगह पे, दिस इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से प्लस y आएगा, 6 राइट साइड पे जाएगा, सो 4 - 6 से क्या आएगा, -2। सो y हमारे पास -2 आ गई। अगर y -2 होगी तो राइट साइड पे जाके 2 + 6 से x = 8 आ जाएगा। सो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, x y आ गया, x 8 है एंड y इज़ -2, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया। तो ये कैसे ड्रा करेंगे अर्जेंट प्लेन में, यहाँ 8 है, यहाँ पे -2, सो 8x पे y पे -2 ऐसा, ये 8 - 2। अब इसी को ज्वाइन करें और यहाँ पे रेडियस मालूम करते हैं, तो किस तरह करेंगे, इस तरह। तो सर्कल यहाँ से पॉइंट पास हो गया, तो सर्कल कुछ इस तरह से बन जाएगा, सही है। अब हमने इसका क्या निकालना है, वी आर गोइंग टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम इसका रेडियस निकालेंगे। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर फार्मूला होता है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। सो ये x2 है, लेट्स सपोज ये x1 है, सो 8 - 6 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 - 2 कंसिडर करो, y1 2, सो माइनस y1 क्या है, 2 है, सो 2 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। सो यहाँ से 2 स्क्वायर से 4, यहाँ से -4 स्क्वायर से क्या आएगा, 16 और होल अंडर द रूट यहाँ से 20 आ जाएगा। सो डिस्टेंस जो हमारा रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द सर्कल वो क्या है, अंडर द रूट 20। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। हमने सेम से कुछ की जाने बढ़ते ये पैराबोला से आ चुका है, कह रहा है कि if 0 0 and 0 - 3 आर respectively the vertex and focus of parabola then the equation of parabola will be। वर्टेक्स हमारे पास 0 0 है, मतलब h और k इसका सेंटर ही है, सही है। फोकस हमारे पास क्या है, 0 - 3 है। तो यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब y, ये पैराबोला एलॉन्ग y एक्सिस लाई करेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट नहीं है। तो जनरल फॉर्म इस तरह होगा 0 और -a, सही है। -a से क्या फी नेगेटिव है तो -a वाला होगा, और पॉजिटिव होता तो फिर यहाँ पर हम a लेते थे, ये हमारे पास फोकस हो गया। सो यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए, सो -a इज़ -3, सो a विल बी 3, सही है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ड्रा किया जाए, सो यहाँ पे पैराबोला एलॉन्ग y एक्सिस है, और दूसरी बात यह है कि ये नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड ओपन होगा, अगर ये पॉजिटिव होता +3 होता तो फिर ये ओपन अपवर्ड होता एलॉन्ग y एक्सिस। तो दो बात है, एक तो ये है कि ये एलॉन्ग y एक्सिस है तो पैराबोला एलॉन्ग y एक्सिस लाई करेगा, दूसरी बात ये कहीं नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से डाउनवर्ड ओपन होगा, इस तरह सही है, डाउनवर्ड। तो इसी पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स इधर लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स, और यहाँ पे इसका फोकस होगा, सही है। यहाँ पे इसका पॉइंट फी होगा, सो दिस इज एफ फी एंड दिस इज अनदर फी, दिस स्मॉल फी एंड दिस इज कैपिटल फी ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो ये चूंकि एलॉन्ग y एक्सिस लाई करेगा तो राइट साइड पे y होगा, सही है, x स्क्वायर इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ y होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, y स्क्वायर इन टर्म ऑफ x, y स्क्वायर इन टर्म ऑफ x, दो ऑप्शन रह गए।
इसमें तो जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, ये इलांग नेगेटिव वाई से तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 4ay होगा। अगर ये अपवर्ड होता पॉजिटिव तो फिर आप यहाँ पॉजिटिव लेते थे, लेकिन ये चूंकि नेगेटिव है तो हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 अपनी जगह पे, ए की वैल्यू हमने निकाली है 3 है और वाई अपनी जगह पे। सो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से -12y आ जाएगा। सो इसका जनरल इक्वेशन पैराबोला का क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा। अब एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में ये है कि फॉर द एलिप्स 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स विल बी। तो एसेंट्रिसिटी हमारे पास रेशो है बिटवीन c एंड a। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c बाई a। अब c क्या है, इन टर्म ऑफ एलिप्स ये बराबर होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास एलिप्स के लिए है, सही है। तो c स्क्वायर विल बी, यहाँ से एलिप्स के लिए इस तरह नहीं है, ये हाइपरबोला के लिए है। हाइपरबोला के लिए एलिप्स के लिए होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये डिपेंड करता है ए और बी पे, जो ग्रेटर होगा वो हम पे ले लेंगे। अगर ए ग्रेटर होगा तो ए पे ले लेंगे, अगर बी ग्रेटर होगा तो बी लेंगे। तो इक्वेशन को उठाते हैं 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 400। अब जनरल फॉर्म इस तरह होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से 1 है तो हम 1 किस तरह जनरेट करेंगे, दोनों साइड को 400 से डिवाइड करेंगे, इसी पाम में लाने के लिए जनरल पाम है 400 से। सो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर 25 400 के साथ कैंसिल 16, या 16 400 के साथ कैंसिल। सो एक्स स्क्वायर बाई 25 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर तो सेम है, नीचे ए स्क्वायर है, यहाँ पर 25 है, तो मतलब ए स्क्वायर इज 25, तो ए विल बी 5। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जगह 16 है, तो मतलब बी स्क्वायर इज 16। सो बी यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब बस हम देखते हैं ए स्क्वायर यहाँ पर 25 है, बी स्क्वायर 16 है, तो ए स्क्वायर ग्रेटर है ना, तो हम ये फार्मूला लिखेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो सी स्क्वायर दिस विल बी ए स्क्वायर 25 देन माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है बी स्क्वायर, सो यहाँ से बी स्क्वायर 16 है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से 9 देन सी विल बी जस्ट 3, सही है। अब यहाँ पे फुट करो, एसेंट्रिसिटी निकालो, तो एसेंट्रिसिटी विल बी सी बाई ए, सी 3 है और डिवाइडेड बाई ए क्या है 5 है, तो ये हमारे पास एसेंट्रिसिटी आ गई। याद रखें कि एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, और पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 होती है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ई इज इक्वल टू 3/5। इसका अगर वैल्यू निकाले तो 0.6 लेस देन 1 आता है, इसका मतलब हमारा गोल क्या है, दैट इज राइट। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी 3/5। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 38 ये भी कॉनिक से आ चुका है। ये कह रहा है कि व्हेन ई इज इक्वल टू 1, ई का मतलब एसेंट्रिसिटी अगर 1 हो, एसेंट्रिसिटी हमारे पास सी और ए का रेशियो है, अगर ये 1 हो सो कॉनिक क्या होगा। सो कॉनिक मैंने बताया पिछले एमसीक्यूज में, अगर एसेंट्रिसिटी 1 हो कॉनिक क्या होगा, देन इट इज़ पैराबोला। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होता है। ये पाकिस्तान के हर टेस्ट में आता है, तकरीबन NTS इस दफ़ा PST में भी आया था और SST में भी आता है एमसीक्यूज मैथ पोर्शन में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा, पैराबोला। हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, एलिप्स के लिए लेस देन 1 और सर्कल के लिए एसेंट्रिसिटी 0 होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज 39, इफ NC6 इज इक्वल टू NC12 देन N इज, ये कॉम्बिनेशन से आ चुका है। ये कह रहा है कि अगर NC6 हमारे पास बराबर हो NC12 के, सो N क्या होगा, ये हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ये अगर NCX हो, ये बराबर हो NCY के, तो x प्लस वाई को जस्ट ऐड करो, हमारे पास N आ जाएगा, सही है। अब x की जगह 6 है, y की जगह 12 है, और देट इज इक्वल टू N, सो N विल बी 18। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेट विल बी ऑप्शन नंबर ए 18। ये हमारे पास ट्रिक के जरिए विद इन 2 और 3 सेकंड सॉल्व हो गया। ये उसी केस में आप इस्तेमाल करोगे जब यहाँ पे ये गैप नहीं है, दरमियान में 6 और 12 में ये 3 या 2 से बड़ा हो। अगर 3 या 2 के रेंज में हो तो फिर आप फार्मूले से इसको सॉल्व करोगे, ये ट्रिक फिर गलत होगा, सही है। तो अगर आपने ये निकाला N इज इक्वल टू 18 यहाँ पे पुट करोगे, सो 18 से 6 बन जाएगा, दिस विल बी 18C12, 18C12। सो यहाँ से 18 फैक्टोरियल, 18 मैंने 6 से क्या आएगा 12 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, यहाँ से 18 फैक्टोरियल,
यहाँ से 18 माइनस 12 से 6 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल। तो ये देखो ये दोनों बराबर है ना, 18 इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हमारा ये वैलिड आंसर है। वैलिड कैसे, तो हमारा आंसर क्या है, दिस इज राइट। सो 18 इज द आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट 1 टू द अपर लिमिट 2 x dx क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, x का इंटीग्रल क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 होता है बाई पावर रूल। और लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 1 टू द अपर लिमिट ऑफ 2। सो 1 over 2 कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो और x स्क्वायर पे लिमिट अप्लाई करो फ्रॉम 1 to 2। सो 1 over 2 अपनी जगह पे x की जगह 2 पुट करो, सो 2 से 2 स्क्वायर बन जाएगा ना। देन माइनस फार्मूले का 1 पुट करो, सो 1 स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करो, सो 1 over 2 इंटू 2 स्क्वायर से 4, यहाँ से -1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, यहाँ से 3 और नीचे 2, सो 3/2 विल बी द डिजायर्ड आंसर। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह संडे को ईटा का टेस्ट भी है इंजीनियरिंग का, तो इसी दफ़ा एमसीक्यूज़ कम होंगे, 100 होंगे, और मैथमेटिक्स पोर्शन के जस्ट 35 एमसीक्यूज़ होंगे। तो इस दफ़ा टेस्ट मुश्किल भी नहीं होगा क्योंकि एमसीक्यूज़ भी इतने नहीं है। सो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।